अस्सलामुअलैकुम। आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसका हम पहले टॉपिक का फर्स्ट लॉ समझेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास जो है वो है हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब हम समझ लेते हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है, जो हमारे चैप्टर 2 की हेडिंग है। केमिकल कॉम्बिनेशन यानी सब्सटेंसेस का कंबाइन होना, लेकिन ऐसे होना कि मतलब अगर कोई सब्सटेंस अगर कोई केमिकल रिएक्शन अंडरगो करता है, किसी और सब्सटेंस से कंबाइन करता है, तो जो चीज़ नई बनती है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो, इसको हम केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। अब इसका थोड़ा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। हमें पता है केमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन केमिकल चेंजेस, और हमारे पास जो केमिस्ट्री जो है वो बेस ही केमिकल चेंजेस पर करती है कि मैटर चेंजेस अंडरगो कर रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो सही है। तो केमिस्ट ने फाउंड किया है, दे हैव फाउंड दैट दीज केमिकल चेंजेस आर गवर्न्ड बाय सम एम्पिरिकल लॉज नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब केमिस्ट ने ये मालूम कर लिया है कि जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो कुछ एम्पिरिकल लॉज यानी एक्सपेरिमेंटल लॉज के मुताबिक हो रहे हैं, जिनको हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। एम्पिरिकल लॉज यानी एक्सपेरिमेंटल लॉज यानी जिनकी कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है, यानी हम उनको मतलब सॉल्व नहीं कर सकते या हम उनको मैथमेटिकली लिख नहीं सकते, इनको हम एम्पिरिकल लॉज बोलते हैं। और जो केमिकल चेंजेस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो इन लॉज के हिसाब से होती हैं, इन लॉज को ओबे करती हैं। जो हमारे पास लॉज हैं वो हमारे पास 4 हैं। हमारे पास पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे भी। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, और लास्ट हमारे पास है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। बारी बारी वीडियो लेक्चर्स में हम इन चारों लॉज को करेंगे। पहले वीडियो लेक्चर में पहले लॉ को कर रहे हैं। पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसकी लिटरल मीनिंग पहले समझ लेते हैं। लॉ यानी कानून, कंजर्वेशन यानी सेम रहना, मास यानी मास। ठीक है, अब इसकी जो केमिकल बेसिस है या साइंटिफिक स्टडी है उसको हम बारी बारी समझते हैं। इसका पहले हम कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट लेवोजियर इन 1785। देन ही वाज परफॉर्मिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लेवोजियर ने इंट्रोड्यूस किया। लेवोजियर एक फ्रेंच केमिस्ट था, यानी वो केमिस्ट था, यानी केमिस्ट्री का एक्सपर्ट था, लेकिन फ्रांस से ताल्लुक़ रखता था। और उसने ये लॉ जो है वो 1785 में इंट्रोड्यूस किया, जब वो एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था। अब वो केमिकल रिएक्शन क्या है वो हम दूसरी हेडिंग में समझ रहे हैं। ठीक है, लेवोजियर्स केमिकल रिएक्शन। The most important chemical reaction performed by Lavoisier is the decomposition of red oxide of mercury to form metallic mercury and a gas. He named this gas as oxygen, और लेवोजियर ने ही ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था और ऑक्सीजन को नाम दिया था ऑक्सीजन, मतलब जो भी गैस। ठीक है, अब लेवोजियर ने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसने ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया कि उसने मरकरी ऑक्साइड लिया यानी HDO लिया, और उसको डिकम्पोज किया, उसको मतलब हीट देकर तोड़वाया, तो उसमें मरकरी बना, मेटेलिक मरकरी बना, H3 बना और ऑक्सीजन गैस बना। ठीक है, अब इसका मकसद क्या। He found that when a chemical reaction was carried out in a closed system, the total weight of the system was not changed. अब उसे पता ये चला कि जितना उसने मरकरी ऑक्साइड लिया था उतना ही मरकरी और ऑक्सीजन बना। मतलब अगर उसने 2 kg मरकरी ऑक्साइड लिया था, और मतलब तो फिर क्या हुआ, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, एक kg मरकरी बना और 1 kg ऑक्सीजन बना, दोनों को प्लस करें तो दोनों साइड इक्वल है, 2 kg रिएक्टेंट 2 kg प्रोडक्ट। अब इसने क्या किया, इसने ये कहा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन क्लोज्ड सिस्टम में हो रही है, क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है, सिस्टम यानी सिस्टम की कोई बाउंड्री होती है, सिस्टम यानी जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करें, वो जगह जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करें। अब सिस्टम के भी कुछ टाइप्स हैं, इसमें से एक टाइप जो है वो है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें मास नहीं निकल सकता बाउंड्री से, लेकिन एनर्जी निकल सकती है। अब लेवोजियर ये बोल रहा है कि अब आप कोई क्लोज सिस्टम ले रहे हैं और उसमें केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सिस्टम का जो वेट है वो कांस्टेंट रहेगा, रिएक्शन से पहले भी रिएक्शन के बाद भी।
अब ये था हमारे पास लेवोजियर का रिएक्शन, और लेवोजियर वो साइंटिस्ट जिसने इंट्रोड्यूस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट क्या है, वो बोलता क्या है। ठीक है, अब मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, आप सिर्फ एक भी लिख सकते हैं, दोनों से बात सेम ही हो रही है। पहली मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है, मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, एक केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान मास ना तो क्रिएट हो सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही ऐसे वो बन जाएगा, ना ही वो ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी से हम और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, उनका जो वेट है या उनका जो मास है, वो प्रोडक्ट के फाइनल वेट, प्रोडक्ट के फाइनल मास के इक्वल होगा। ये थी हमारे पास स्टेटमेंट्स। अब इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल से हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझ लेंगे, इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन, मैटर undergoes changes, मैटर में चेंजेस होती रहती हैं। However, it has been founded in all chemical changes, there is no change in the mass of the substance। ठीक है, मास ऑफ द सब्सटेंस इज़ बीइंग चेंज। लेकिन तमाम केमिकल चेंजेस में ये देखा जा चुका है कि किसी भी सब्सटेंस के मास में कोई भी चेंज नहीं आता। मैटर में चेंज आता है, लेकिन मास में चेंज नहीं आता। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास पहला एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे का गलना या लोहे को जंग लगना। इन आयरन इंक्रीज इन मास इज ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर, एंड द इंक्रीज इन मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑक्सीजन कंबाइंड। अब ये हमें समझाना चाह रहा है कि लोहा जो होता है उसको जब हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो भारी हो जाता है। वो भारी क्यों होता है? वो आयरन उसमें नहीं बढ़ रहा, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है उससे वो आयरन रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मतलब उसका वेट बढ़ रहा है। उसका खुद का वेट नहीं बढ़ रहा, आयरन का वेट नहीं बढ़ रहा, उसमें जो ऑक्सीजन आ रहा है इस वजह से उस ब्लॉक का, उस मास का वेट बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैंने केमिकल रिएक्शन भी दिया हुआ है कि फिर हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। तो जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा मास बनेगा, एक्स्ट्रा जो वेट आएगा, वो ऑक्सीजन के वेट के बराबर होगा। ये हमें समझ में आ गया कि मतलब आप ठीक है जी, यहाँ कि इस केमिकल रिएक्शन के मुताबिक मतलब जितना हमने आयरन लिया है और जितना हमने ऑक्सीजन लिया है, दोनों जो कंबाइन होंगे तो जो आयरन ऑक्सीजन का जो हमने रिएक्टेंट में मास लिया था उनको कंबाइन करेंगे तो वो मास आएगा। ये था हमारे पास पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जिससे हमें और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन O2 कंबाइन टू फॉर्म वाटर। हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, H2O बनाते हैं। इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेट बिफोर, इट विल बी फाउंड दैट देयर कंबाइंड मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द वाटर फाउंड। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन से पहले उनका वेट करें और रिएक्शन के बाद वाटर बन जाए, वाटर का वेट करें, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हमने वेट किया रिएक्टेंट में, उनको ऐड कर लिया, उनका जो मास आया, और फिर जब वाटर बना, वाटर का जो मास आया, वो दोनों जो मासेस होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे हमारे पास ये दो कंटेनर्स हैं, ठीक है, पहले कंटेनर में हमें दिखाई गई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब वो कंबाइन नहीं हुए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उनका कुछ मास होगा, ठीक है। अब उन दोनों के मास को हमने ऐड कर लिया, कुछ टोटल मास आ गया, फिर वाटर बना। वाटर क्या होता है? H2O, उसका मास हमने निकाला। तो रिएक्शन से पहले जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास हमने ऐड किया था वो बराबर आ रहा था वाटर के मास से। यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मैटर के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या द इन अ केमिकल रिएक्शन द वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स। यही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमने ऐड किया, ये रिएक्टेंट का मास है, वाटर का मास, दोनों इक्वल है। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन, यानी कोई एक्सपेरिमेंट करके हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई किया है। किसने वेरीफाई किया है? लैंडोल्ट ने वेरीफाई किया है। ठीक है, इसलिए हम इसको लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। जर्मन केमिस्ट एच लैंडोल्ट प्रूव द लॉ बाय स्टडिंग 15 डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, एक जर्मन केमिस्ट था एच लैंडोल्ट, उन्होंने इस लॉ को प्रूव करने के लिए, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए उन्होंने 15 मुख्तलिफ कंपाउंड्स को स्टडी किया। अब उनमें से 2 कंपाउंड्स हम दूसरी पॉइंट में समझेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट था क्या। He took S-shaped tube and two limbs A and B, and two limbs A and B with AgNO3 and HCl. The tube was sealed so that the material could not escape outside. उसने क्या किया? उसने एक H-shaped ट्यूब लिया, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसने एक H-shaped ट्यूब लिया, ये ठीक है।
उसने एक एच शेप ट्यूब लिया, उसका शेप ये होगा, ठीक है। अब उसकी एक लिम्ब में यानी उसकी एक साइड में उसने उसने सिल्वर नाइट्रेट डाला यानी AgNO3 डाला, और उसकी दूसरी लिम्ब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। उसने मतलब लिम्ब्स का नाम दिया, हिस्सों को नाम दिया, लिम्ब यानी हिस्सा। एक हिस्से को नाम दिया उसने ए, एक हिस्से को नाम दिया उसने बी। अब आगे हम समझते हैं। द टू वर मेड इनिशियली इन अ वर्टिकल पोजिशन सो दैट सॉल्यूशंस डू नॉट इंटरमिक्स ईच अदर। अब ये जो हमारे पास ट्यूब था इसको हमने पहले सीधा रखा ताकि ये जो AgNO3 और HCl है ये आपस में मिक्स ना हो, और हमने उनका वेट मालूम किया और उनको ऐड कर लिया। The reactants were mixed by inverting and shaking the tube. The tube was weighed after mixing. He observed the weight remained same. फिर हमने इस ट्यूब को उल्टा किया, हिलाया, जिससे ये दोनों कंपाउंड्स मिल गए। इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन हो गया, हमें ये कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि उसमें सिल्वर दाने आ गए, मतलब एक नया कंपाउंड बन गया जिसको हम AgCl बोलते हैं, यानी सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। वो मतलब सिल्वर कलर का होता है, वो बन गया। तो हमें समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन हो गया, अब दूसरी चीज़ें बन गई हैं। फिर हमने जब वेट किया तब भी वेट सेम आ रहा था। ये हमारे पास था प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन। अब इसकी मैं केमिकल रिएक्शन आपको दिखा दूं। ये हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने लिम्ब बी में लिया, और AgNO3 जो हमने लिम्ब ए में लिया, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, AgCl बना और नाइट्रिक एसिड बना। तो रिएक्शन हो गया था। हमने जब HCl और AgNO3 रिएक्टेंट्स जो थे इनका वेट मालूम किया और उनको ऐड कर लिया। फिर हमने AgCl और HNO3 का वेट मालूम किया और उनको ऐड कर लिया, कि हमें पता चला कि दोनों का वेट सेम आ रहा था। तो लैंडोल्फ ने इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव किया। अब उसके बाद हमारे पास आता है इसी टॉपिक में आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। अब मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिन मतलब हर कोई रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो मतलब एनर्जी जो होती है वो मास उसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, तो थोड़ा डिफरेंस आ रहा होता है। तो हम समझते हैं फिर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रॉन्ग प्रूव हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट में हमने जितना मास लिया वो प्रोडक्ट में मास नहीं आ रहा। ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि कुछ मास मास तो है, लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने अपने मास एनर्जी रिलेशनशिप लिया। ठीक है। अब हमारे पास जो आम तौर पर जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें इतना खास डिफरेंस नहीं आता, मतलब हमें महसूस नहीं होता कि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, बहुत छोटा सा ही होता है, लेकिन कुछ मास कन्वर्ट हुआ है तो हमें पता नहीं चलता। तो उनमें हम नेगलेक्ट कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास प्रूव हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, जैसे रेडियोएक्टिव रिएक्शंस होती हैं जिनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो उनको समझने के लिए आइंस्टाइन ने अपना मास एनर्जी रिलेशनशिप दिया है। अब इसको हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। पहली पॉइंट, इन 1906 आइंस्टाइन शोड दैट मैटर कैन बी चेंज टू एनर्जी। जैसा मैंने आपको समझाया कि मास मास ही रहेगा, मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो रहा है, लेकिन कुछ मास क्या हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आइंस्टाइन ने हमें ये बता दिया 1906 में कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरी पॉइंट, ही ऑल्सो शोड दैट एनर्जी कैन बी चेंज इन मैटर। जिस तरह मास एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है वैसे ही एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तीसरी पॉइंट, Einstein expressed this relationship in his famous equation E is equal to mc square. Here E is equal to energy, m is equal to mass and c is equal to speed of light, a constant. अब आइंस्टाइन ने इस रिलेशनशिप को समझाना चाहा कि मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। इसको समझाने के लिए इसने अपने एक मशहूर ज़माना इक्वेशन दी जिसको हम बोलते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E यानी एनर्जी, M यानी मास, C यानी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट होती है 3.3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें मास पता है तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर हमें एनर्जी पता है तो हमें पहले से ही हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है तो हम मास भी मालूम कर सकते हैं। चौथी पॉइंट, इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस मास एनर्जी इंटरचेंज इज नॉट इजीली ऑब्जर्व। मैंने आपको पहले ही बताया कि आमतौर पर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें इतना मास एनर्जी इंटरचेंज नज़र नहीं आता कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत थोड़ा सा ही कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो उसको हम ऑब्जर्व नहीं करते। Hence law of conservation of mass is still valid for ordinary chemical reaction। इस वजह से law of conservation of mass chemical reactions के लिए valid है, लेकिन उन reactions के लिए भी valid है जिसमें energy eject हो रही है, क्योंकि mass उसमें mass energy में convert हो रहा है। ठीक है। So this was the first law of conservation of mass, law of conservation of mass। ठीक है।
law of conservation of mass, of laws of chemical combinations, of chapter 2 chemical combinations, of class 9 chemistry. Hope you understand it.